हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आकांक्षा है और आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग। ये जो टॉपिक है ये आपके क्लास 11th के चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन से बिलोंग करता है। इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट टॉपिक है, बहुत इजी है। ठीक है, तो जब भी आपका ब्लड बॉडी में कहीं कट लगा होगा तो आपने देखा होगा कि ब्लड जब निकलता है तो बहुत देर तक नहीं निकलता। ब्लड थोड़ी देर बाद वहाँ पे क्या होता है, सूख जाता है और एक तरह का क्लॉट बनता है, ब्राउन कलर का या रेड येलो कलर का। तो उसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉट और उसी की प्रोसेस को आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप लोग बताइए कि ब्लड क्लॉटिंग का पर्पस क्या होता है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो बॉडी से जो हमारा ब्लड है किसी इंजरी के वजह से रिलीज़ होगा और वो निकलता ही जाएगा, जिससे कि बॉडी फ्लूइड लॉस कर सकती है। तो ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ओके, सो डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है, येट हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डेफिनेशन आप क्या लिखोगे। सो व्हेन एन इंजरी is caused to a blood vessel, कोई ब्लड वेसल डैमेज होता है जब, तो क्या होता है, bleeding starts and this bleeding is stopped by a process called blood clotting और इसे हम ब्लड कोगुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ये इम्पॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग बॉडी फ्लूइड या ब्लड वॉल्यूम। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख लो। एनसीईआरटी में स्टेप्स मेंशन नहीं हैं, बट हम उस पूरे पैराग्राफ को 4 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग अकर इन 4 स्टेप। नंबर 1, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होगा कि जिस ब्लड वेसल में इंजरी हुई है वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, मतलब ब्लड वेसल इतना चौड़ा है अगर, और ये वाले रीजन में अगर इंजरी हुई है तो वहाँ पे क्या होगा, उसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्शन होने से क्या होगा कि ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो नहीं करेगा। अभी मान लो यहाँ पे इतना ही रहता गैप, सपोज करो ये वाला ब्लड वेसल डैमेज हो गया, तो अगर ऐसे ही रहता ब्लड वेसल तो अंदर से तो बहुत सारा ब्लड बाहर जाता, तो बहुत चांसेस है ब्लड के लॉस होने का। तो इस वजह से सबसे पहले जहाँ डैमेज होता है वहाँ पे कुछ रिलीज़ होता है, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कुछ फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से ये रीज़न क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। तो ब्लड जो है पास तो होता है बट उस फोर्स से पास नहीं हो पाता है। सेकेंड चीज़ है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। थर्ड है क्लॉट फॉर्मेशन एंड फोर्थ है क्लॉट रिमूवल। याद है जब आप छोटे रहोगे तो हम लोग बहुत करते थे कि चोट लगता था और वहाँ से ब्लीडिंग होती थी और फिर वहाँ पे सूख जाता था जब क्लॉट, तो पूरा सूखने से पहले उसको हम लोग निकाल देते थे तो फिर से ब्लीडिंग होने लगती थी। या जब सूख जाता होगा तो आप देखोगे वो खुद निकल जाएगा इस तरह से, या आप लोग निकालते हो। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस है, जिससे 4 स्टेप है जिससे ब्लड क्लॉट होता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, जो चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा होंगी अगर आप किसी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होंगी, तो मैं बता दूंगी। ठीक है, सपोज़ करिए ये ब्लड वेसल है। ठीक, ये ब्लड वेसल है, इससे ब्लड कोई वेन्यूल्स है या कोई आर्टेरियोल्स है या कोई आर्टरीज़ है, यहाँ पे चोट लगा, ये वाला एरिया क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, डैमेज एंडोथेलियल सेल।
ये लेयर किसका है? एंडोथेलियल सेल का बना हुआ है। जैसे ही यहाँ पे कोई डैमेज होता है तो ये क्या रिलीज़ करना स्टार्ट करता है? ये रिलीज़ करना स्टार्ट करता है, कौन रिलीज़ करता है? एंडोथेलियल सेल रिलीज़ करता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर रिलीज्ड। ठीक, कौन किसने रिलीज़ किया? डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल ने। और ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर कौन कौन से होते हैं? थ्रोम्बैक्सिन। ये नाम अगर आप 12th में पढ़ रहे हो, 11th में हो तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ याद रख लीजिएगा। तो एग्ज़ाम में आता है कि इसमें से 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको पूछेगा कौन सा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं, थ्रोम्बैक्सिन A2 एंड सेरोटोनिन। ओके, सो पहला काम होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का, और इसके अफेक्ट से, ये सारे जो हैं फैक्टर्स, इसके अफेक्ट से क्या होता है कि जो एरिया डैमेज था वो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेता है, उसका डायमीटर थोड़ा कम हो जाता है। तो उसका अफेक्ट क्या हुआ, ये समझ में आया? क्लियर? ओके, सेकेंड चीज़ है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग कहाँ बनेगा? जहाँ डैमेज्ड है सेल वहीं बनेगा, ऑब्वियस है। तो ये जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर्स के इफ़ेक्ट के वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था, और यहाँ पे हमारा डैमेज्ड एरिया है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे प्लेटलेट प्लग बनता है। देखो, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो प्लेटलेट्स मूव कर, प्लेटलेट्स क्या होते हैं? सेल के फ्रैगमेंट्स होते हैं। तो प्लेटलेट मूव कर करके जा रहे थे, तभी उन्हें बीच में क्या मिल गया? डैमेज्ड सेल्स मिल गए। और ये जो यहाँ पे डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल्स हैं, उनसे प्लेटलेट्स क्या होते हैं? अटैच हो जाते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स अटैच विथ डैमेज्ड सेल्स। ठीक, जब प्लेटलेट ऐसे तो मूव करते रहते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं है, मूव करते रहते हैं, लेकिन जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, डैमेज सेल दिखता है, वहाँ पे वो क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। और जब वो अटैच होते हैं तभी क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं, गेट एक्टिवेटेड। जैसे ही अटैच होते हैं उसके बाद अब एक्टिवेट होके वो क्या करेंगे? चुप से तो बैठेंगे नहीं, वो रिलीज़ करेंगे ADP एंड कुछ अदर मॉलिक्यूल्स। और अगर आप अगेन मैं बता दूं कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मॉलिक्यूल का नाम भी लिख लो। कुछ अदर मॉलिक्यूल्स जैसे थ्रोम्बैक्सिन, जैसे कैल्शियम आयन, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर, हमने पढ़ा ना क्लॉटिंग फैक्टर, और 12 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक, ये ADP, ये जो ADP है ये क्या करता है? ये ADP एज अ अट्रैक्टेंट की तरह काम करता है, और ढेर सारे और सारे प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये ADP का फंक्शन क्या है? ADP अट्रैक्ट अदर प्लेटलेट्स। ठीक है, इसके अलावा थ्रोम्बैक्सिन क्या करता है? थ्रोम्बैक्सिन और ज़्यादा ADP रिलीज करता है। देखो सिंपल है, बहुत इजी है। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन क्या होता है? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का मतलब है यहाँ पे आपका डैमेज्ड सेल है, मैं इस तरह से बता देती हूँ। यहाँ पे डैमेज्ड सेल है, यहाँ पे प्लेटलेट्स मूव कर करके आ रहा था। अब ये सारे प्लेटलेट्स जो हैं यहाँ जाके जमा होने लगेंगे, यहाँ जाके जमा होने लगेंगे। तो जैसे ही जमा होंगे वो क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट, और एक्टिवेट होके रिलीज़ करेंगे किसको? ADP को और थ्रोम्बैक्सिन को। अब ADP क्या करेगा? और प्लेटलेट्स को बुलाएगा, और थ्रोम्बैक्सिन और ADP को रिलीज़ करेगा। इस तरह से क्या होता है? रिलीज़ करने में हेल्प करेगा मतलब। तो इस तरह से क्या होता है कि एक प्लग की तरह बन जाता है। प्लग यहाँ देख रहे हो ना, ये डैमेज था, अब इससे ब्लड बाहर नहीं जा सकता। अब क्या हो जाता है? प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, कोई अगर ये क्वेश्चन रेज कर सकता है कि ठीक है, समझ में तो आ रहा है कि ये जो डैमेज्ड सेल है उससे भी क्या हो रहा है कि उस जो डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल है उससे ही हमारा जो प्लेटलेट्स है वो आके अटैच हो रहा है। ठीक है, उससे ही हमारा प्लेटलेट्स आके अटैच हो रहा है। तो इन सब जो सेल्स है उनसे क्यों नहीं आके अटैच होता है? उनके पास ऐसा क्या है कि उनसे अटैच नहीं होता है? तो उनके पास होता है एक ऐसी चीज़ जिसे कहते हैं
ग्लैंडिन इज secreted by normal एंडोथेलियल सेल। ठीक है, और ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब जमा नहीं होने देगा। ठीक है, कहाँ पे, इन नॉर्मल एरिया। क्लियर, ये समझ में आ गया कि सब जगह पे क्यों नहीं प्लेटलेट फॉर्म होता है, क्योंकि नॉर्मल सेल्स रिलीज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, जबकि जो डैमेज्ड सेल है वो अट्रैक्ट करता है किसको, प्लेटलेट्स को, और प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं थ्रोम्बोक्सिन, एडीपी, क्लॉटिंग फैक्टर्स और कैल्शियम, जिससे कि क्लॉट फॉर्मेशन मतलब प्लग फॉर्मेशन होता है। ओके, थर्ड नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लॉट फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप क्या है, अब बनेगा क्लॉट। ओके, तो क्लॉट फॉर्मेशन क्या कहलाता है, देखो क्लॉट फॉर्मेशन मतलब होता है कि जो प्लेटलेट्स का प्लग बना था, प्लेटलेट्स का जो प्लग बना था, जब उससे फाइब्रिन मॉलिक्यूल आके, फाइब्रिन प्रोटीन जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब फाइब्रिन का मेश वर्क नेट जैसा जब आके जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर को टुगेदर कहा जाता है क्लॉट। ठीक है, सो क्लॉट फॉर्मेशन में प्लेटलेट्स जो है वो रिलीज करता है प्लेटलेट फैक्टर 3, जिसे प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, और जो डैमेज्ड सेल है, डैमेज्ड सेल वो रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये क्या है, लाइपोप्रोटीन है। दोनों में डिफरेंट पता चला, ये फॉस्फोलिपिड है, ये लाइपोप्रोटीन है। ये दोनों जब कैल्शियम के साथ कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक, प्रोथ्रोम्बिनेज क्या है, एंजाइम, एंजाइम समझ में आ ही रहा है। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, दो काम करता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। पहला काम तो ये करता है कि ये इनएक्टिवेट करता है किससे, हिपैरिन को। हिपैरिन क्या है, एंटी कोगुलेंट है। ठीक है, ब्लड को कोगुलेट, क्लॉट, ब्लड का क्लॉट बनने नहीं देता है। तो ये तो हो गया दुश्मन, तो इसको क्या कर देता है, प्रोथ्रोम्बिनेज इनएक्टिवेट। ओके, एग्जाम में पूछ सकता है कि हिपैरिन को इनएक्टिवेट कौन करता है, तो आप बताओगे प्रोथ्रोम्बिनेज। ये भी पूछ सकता है कि प्रोथ्रोम्बिनेज को बनाने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए, तो आप बताओगे कैल्शियम। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो, प्रोथ्रोम्बिनेज का ये तो पहला काम हुआ। दूसरा काम क्या करता है ये, कि ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग थोड़े दूसरे तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, देखो प्लाज्मा में एक चीज़ प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट में होता है और प्लाज्मा में घूमते रहता है, क्योंकि हर टाइम तो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन बनाना नहीं है, तो इस वजह से प्रोथ्रोम्बिन बना हुआ है। ठीक है, जैसे होता है ना पिज़्ज़ा बाहर मिलता है पैकेट वाला, बना हुआ रहता है, बस ज़रूरत पड़े तो उसको गर्म करके खा लो, वैसे प्रोथ्रोम्बिन होता है इनएक्टिव, हमेशा प्रेजेंट होता है ब्लड में। ये कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के प्रेजेंस में, सॉरी प्रोथ्रोम्बिनेज के प्रेजेंस में। ठीक, तो अगर कभी एग्जाम में आए कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करता है, तो नाम से ही आप बता सकते हो कि प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक, किसका प्रेजेंस चाहिए, कैल्शियम का प्रेजेंस चाहिए। क्लियर, प्रोथ्रोम्बिन प्रो वर्ड है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है, थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिव फॉर्म में है। क्लियर, नेक्स्ट थ्रोम्बिन जो हमारा था इम्पोर्टेंट हीरो, ये हो गया है एक्टिव। ये क्या करेगा, प्लाज्मा में एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन होता है इनएक्टिव फॉर्म में, और ये पॉलीमर है।
ठीक है। तो इस फाइब्रिनोजेन अब एक्टिव होगा और बनाएगा फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या है? एक्टिव फॉर्म है और ये क्या है? मोनोमर फॉर्म है। तो जब ये पॉलीमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये सपोज करो फाइब्रिन है, तो ये इस तरह से रहेगा तो एक्टिव रहेगा। इसका बहुत सारा पॉलीमर बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। क्लियर? सो फाइब्रिन ही जो है वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है अराउंड द प्लेटलेट प्लग। जो प्लेटलेट प्लग बना था, प्लेटलेट ने क्या किया था? प्लग की तरह एक स्ट्रक्चर बनाया था। अभी इसी स्ट्रक्चर पे वापस जो फाइब्रिन है वो इस तरह से जाके क्या कर देता है? क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। तो आपने पढ़ा है क्या कि क्लॉट मतलब क्या? क्लॉट मतलब प्लेटलेट प्लग प्लस फाइब्रिन। ओके, समझ में आया? प्लेटलेट प्लग को आप क्लॉट नहीं बोलोगे। इसके अलावा एक चीज़ और होती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ विटामिन के। विटामिन के जो है वो स्टिम्युलेट करता है सिंथेसिस या नेसेसरी एलिमेंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। जो प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन घूम रहा था वो कहाँ से आया? तो उसका सिंथेसिस हुआ होगा कहाँ? प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस होता है इन द लीवर। ओके, तो प्लाज्मा में जो प्रोथ्रोम्बिन घूमता है उसका सिंथेसिस होता है इन द लीवर विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। तो अगर मान लो विटामिन के का बॉडी में कमी हो जाता है तो क्या प्रोथ्रोम्बिन बनेगा? नहीं, कम मात्रा में बनेगा। तो जब कम प्रोथ्रोम्बिन होगा तो थ्रोम्बिन भी कम बनेगा, और जब थ्रोम्बिन कम होगा तो फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन से कन्वर्ट नहीं होगा ज़्यादा। मान लो 10 थ्रोम्बिन है तो ये 10 फाइब्रिनोजेन को ही फाइब्रिन में कन्वर्ट कर सकता है। तो फाइब्रिन जब कम होगा तो क्लॉट फॉर्मेशन होगा नहीं। तो इस वजह से विटामिन के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत क्वेश्चंस में आता है। 4th नंबर जो है क्लॉट रिमूवल। क्लॉट बन तो गया, रिमूव भी तो होगा। तो क्लॉट रिमूवल एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है येट। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नए सेल्स आएंगे और गैप जो बना था उसको फिल कर देंगे। तो न्यू सेल्स फिल द गैप, और ये स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर को। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर को। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर क्या करता है? प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है। और प्लाज्मिन क्या है? प्लाज्मिन क्या है? एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट। प्लाज्मिन क्या है? एंटी कोगुलेंट, या इसको आप कह सकते हो कि ये क्या करेगा? क्लॉट को डिसॉल्व करेगा। ठीक है, क्लियर? तो क्लॉट रिमूवल कैसे होता है? यहाँ पे हमारा क्या था? डैमेज्ड सेल था। अब ये डैमेज सेल नहीं रहा, ये नया सेल बन गया। ठीक है, ये वाला एरिया में न्यू सेल्स बन गए। तो ये रिलीज करेंगे एक फैक्टर जिसको TPA कहा जाता है, दैट इज टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट करेगा। ये इनएक्टिव स्टेट में है। कहाँ है? इनएक्टिव है, प्लाज्मा में घूमते रहता है। और इसका भी सिंथेसिस कहाँ होता है? इसका भी सिंथेसिस लीवर में होता है। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन और प्लाज्मिनोजेन दोनों का सिंथेसिस लीवर में होता है। तो TPA एक्टिवेट करता है प्लाज्मिनोजेन को, और इसका एक्टिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिन कहते हैं। और प्लाज्मिन क्या करता है? क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है। तो आज कमेंट में बताएंगे, अगर देखे हैं आपने ये वाले लेक्चर पूरे, तो आप बताएंगे 2 ऐसे प्रोटीन जो क्लॉट फॉर्मेशन को नहीं होने देते हैं या एंटीकोगुलेंट्स कहलाते हैं। ओके, सो सेकंड पार्ट में हम लोग थोड़ा सा लिम्फ के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिम्फ बहुत छोटा टॉपिक है। लिम्फ को क्या कहा जाता है? टिश्यू फ्लूइड। ठीक,
ये टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, देखो ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही है और ये मूवेबल है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोबाइल। जो चीज़ मूवेबल होती है उसे मोबाइल कहते हैं। और ये भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये किसका बना होता है, ये भी बना होता है प्लाज्मा और लिम्फ कॉर्पसेल्स का। ठीक है, क्या होता है देखो, ये सपोज करो सेल्स है, सेल्स है, सेल्स है, किसी सेल्स के बीच में गैप होता है, किसी के बीच में गैप नहीं होता है। और ये ब्लड वेसल्स है, ठीक, इधर भी सेल है, ये ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है ना कि कभी कभी वाटर ब्लड वेसल से बाहर इन सब टिश्यूज़ के बीच में जो गैप होता है वहाँ आ जाता है। वाटर आएगा तो अपने साथ वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस को भी लेके आएगा, ठीक, जो भी मिनरल्स होंगे या जो भी मटेरियल है, गैसेस है, उसको लेके आएगा। ये जो एरिया है यहाँ पे, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। और यहाँ पे जो फ्लूइड आया, ठीक, जो फ्लूइड आया कहाँ से आया, ब्लड वेसल से, तो उस फ्लूइड को क्या कहेंगे, उस फ्लूइड को हम लोग कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक। अब ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, अगर इतनी बड़ी बॉडी है, इतने सारे टिश्यूज़ हैं, इतने सारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है, तो पूरा वाटर तो इन्हीं में चला जाएगा। इन सब वाटर को, इन सब फ्लूइड को वापस वेन में भी तो लेके जाना है। वापस वेन में कौन लेके जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। वापस वेन में कौन लेके जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है। अब इन सारे जो सब्सटेंसेस हैं उनको वापस वेन में ले जाने का काम करता है बहुत ही थिन नेटवर्क ऑफ वेसल्स। और इन्हें क्या कहते हैं, कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक। अभी मान लो कि ये जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम था, तो ये यहाँ से बहुत थिन है, ये क्या करेगा, यहाँ से लेके जाएगा और जो मेन वेन है, मेजर वेन है, वहाँ पे ये क्या करेगा, पहुँचा देगा किसको, इन सारे मटेरियल को। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसी को हम कहते हैं लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। समझ में आ गया। तो यहाँ से जो नॉर्मल वेन में बह रहा है उसको तो हम लोग ब्लड कहेंगे। जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में फ्लूइड आया उसका ट्रांसपोर्ट जो करा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। और उस लिम्फेटिक सिस्टम में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। अब बताओ कि फ्लूइड जो प्रेजेंट था वो आया कहाँ से था, ब्लड से ही तो आया था। तो उसका जो कंपोजिशन होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है प्लाज्मा से, ठीक है। और कैसा होता है, कलरलेस। प्लाज्मा का क्या कलर था बताओ, थोड़ा सा येलोविश, बट ये क्या होता है, कलरलेस, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन्स और आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो फ्लूइड में नहीं होता है। और ये क्या करता है, कैरी करता है न्यूट्रिएंट। जहाँ पे वेन्स नहीं पहुँच सकते, जहाँ पे वेन्यूल्स नहीं पहुँच सकते, वहाँ कौन पहुँचता है, लिम्फेटिक सिस्टम, हार्मोन्स वगैरह, ठीक। फैट एब्जॉर्ब करने में किसका ज़्यादा बड़ा रोल है, लिम्फेटिक सिस्टम का। फैट एब्जॉर्ब कहाँ से करता है, एब्जॉर्ब कहाँ से करता है, थ्रू लिम्फ, ठीक है, इन द लैक्टियल ऑफ, कहाँ प्रेजेंट होता है लैक्टिल, इन द वेलाई ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, क्लियर। तो लिम्फ में ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इतना ही आपको जानना है कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स है उसको मेजर वेन तक पहुंचाना, और ऑब्वियसली इस दौरान वो न्यूट्रिएंट हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करता है।
ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए। और अगर आपको लगता है कि कुछ आपको एक्स्ट्रा पता है तो वो भी कमेंट में बताइए। ठीक है, बाय बाय।